हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। ये आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है। फिजिक्स का जो आपका पोर्शन है उसमें ये आपका सेकंड टॉपिक है। आफ्टर मोशन वी विल स्टडी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फोर्स की। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक्चुअली एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक एक्सटर्नल एफर्ट, बाहर से जब आप कोई एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज पे, राइट, जिससे क्या होगा, या बॉडी रेस्ट पे है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, कोई मूविंग स्टेट में है, मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे आ जाए, या जो मूविंग या फिर उसकी स्पीड या डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या उसकी शेप या साइज जो है वो चेंज हो जाए। तो अगर इस तरह का कुछ भी आपका चेंज किसी बॉडी में आ रहा है, दैट मींस कि उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई हो रहा है, दैट मींस कि वहां पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं बाइसिकल का, साइकिल, राइट। जब तक आपकी साइकिल खड़ी हुई, जब तक आप उसमें पैडल नहीं मार रहे हो, पैडल यहाँ पे क्या है? एफर्ट, आप एफर्ट उसमें लगा रहे हो, ठीक है, एक फोर्स आप उस पे अप्लाई कर रहे हो। जब तक आप पैडल नहीं मारोगे वो वहीं पे जो है रेस्ट स्टेट पे, जो है रेस्ट में जो है बाइसिकल आपकी खड़ी रहेगी, ठीक है। अब जैसे आपने पैडल मारना, एफर्ट लगाया, उस पे फोर्स अप्लाई किया, वो आपकी मूव करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे सेम स्पीड को फॉलो करते हुए जाओगे, आप स्पीड कम भी करोगे। आपका ट्रैफिक जो है ज्यादा होगा तो आप स्पीड कम करोगे। स्पीड कम करने के लिए तो आप पैडल कम मारोगे या फिर ब्रेक अप्लाई करोगे। तो ब्रेक मारना इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, आपने फोर्स लगाया, एक एफर्ट लगाया जिससे कि आपकी बाइसिकल की जो है स्पीड कम हो गई, राइट। ऐसे ही जब आपकी राइट, तो वहां पे क्या स्पीड चेंज हो रही है, ट्रैफिक आपका कम है तो आप पैडल ज्यादा मारोगे, तो आपने एफर्ट ज्यादा लगाया तो स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। आपने कहीं पे टर्न ले लेना है तो आप हैंडल जो है, बाइसिकल का हैंडल जो है उसको घुमाओगे, उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो वहां पर आपने वो एफर्ट लगाया उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आपका फोर्स हुआ, राइट। ऐसे ही जब आप पैडल मारना उसमें बंद कर दोगे, ब्रेक एकदम से सामने से कोई चीज, सामने से कोई ऑब्जेक्ट या कुछ आ गया, आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई किए, राइट, और आप उसको रेस्ट स्टेट पे ले आए, तो आपने ब्रेक अप्लाई किए, उसको रेस्ट स्टेट में ले आए, ठीक है। तो वो भी क्या, आपने फोर्स अप्लाई किया वहां पर। ऐसे ही शेप और साइज कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका जो है, आपने मान लीजिए आपके हाथ में बलून है, ठीक है। तो बलून क्या है, ठीक है, बलून को अगर उसको आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो ओवल शेप से, मान लीजिए उस शेप में है, अगर आप इसको ऐसे दबाओगे तो ये थोड़ा सा ओवल शेप में ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब आप ऐसे जो है उस पे फोर्स, उस पे या एफर्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हो, तो उससे क्या, उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आप जो कंप्रेस कर रहे हो, दैट इज आल्सो योर फोर्स, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स, आप कंप्रेस कर रहे हो उसको। ऐसे ही आपका जो है, फॉर एग्जांपल आपका स्प्रिंग हो गया, राइट। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसकी शेप चेंज हो रही है, राइट, उसका साइज चेंज हो रहा है ना। हेयर बैंड वाली जो रबड़ होती है, वो प्लास्टिक हो गया, आप उसको खींच रहे हो तो उसकी शेप साइज उसका चेंज हो रहा है। तो वो जो खींच रहे हो, स्ट्रेचिंग जो कर रहे हो, दैट इज आल्सो योर एफर्ट, दैट इज आल्सो योर फोर्स। तो कोई भी आप इस तरह का एफर्ट जो लगा रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए आपने बॉल को कैच किया तो मूविंग स्टेट में थी, आपने उसको रोका, एक एफर्ट लगाया, अपने हाथ से जो है एक फोर्स लगाया, जिससे कि जो बॉल है वो आपकी स्टॉप हो गई, राइट। तो वो भी क्या था, आपका फोर्स है, ठीक है। आप जो है बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग करते हुए जब बॉल आपके बैट पे आई, आपने उसको सिक्सर के लिए, फोर के लिए, सिक्सर के लिए घुमाया, तो जिस डायरेक्शन में आपको बैट को घुमा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगी। तो वहां पे क्या है, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो बैट से, जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके फोर्स के, कि फोर्स क्या है। तो नाउ द फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, राइट। फोर्स जो है आपका टू टाइप का फोर्स होते हैं। फोर्स दैट कैन बी योर फोर्स यहां पे आपके दो टाइप के होंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। Balanced and unbalanced forces, right?
अब ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? मान लीजिए आपने जो है ये आपके पीछे वॉल हो गई, ठीक है, आप इसमें जो है एफर्ट लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, इसमें धक्का मार रहे हो, तो क्या हुआ? वॉल की स्टेट चेंज हुई? नहीं हुई, राइट? लेकिन आपने एफर्ट तो लगाया, और यहां पर जब आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, एफर्ट लगाया, तो इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए थी, ये आपका मूविंग स्टेट में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कितना भी इसमें जो है इस तरह से फोर्स अप्लाई कर लो, ये जहां है वहीं रहेगा, राइट? और सेम अगर आपके पास ये मार्कर है या बुक है, तो जैसा आपने इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इट मींस कि यहाँ पर जो हमने लगाया वो फोर्स है, तो जो हमने यहाँ पे लगाया क्या वो फोर्स नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो हमने वॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट लगाया वो फोर्स नहीं है, एक्चुअली इट इज अ फोर्स। लेकिन यहाँ क्या है कि जितना फोर्स आपने यहाँ इस साइड में अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, एक्चुअली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, आप जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, राइट? सेम क्या हो रहा है उस साइड से भी, आपका उस साइड से मतलब कि ये जो वॉल है ये आपकी कहां पे जो है टिकी हुई है, ये कहां पे फर्श पे आपकी अच्छे से टिकी हुई है, इसकी बॉन्डिंग अच्छी है वहां पे। तो वो जो वाला जो उसकी बॉन्डिंग का जो फोर्स है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो बॉन्ड्स, है ना, एटम्स के बीच में आपकी बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग तोड़ना इतना आसान नहीं होता। वैसे ही जो वॉल है, वॉल की बॉन्डिंग, जो फ्लोर है आपका, फ्लोर के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि उसको हटाने के लिए आप जितना फोर्स लगा रहे हो उससे कई टाइम्स ज्यादा फोर्स आपको चाहिएगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि आप जितना फोर्स इधर लगा रहे हो, उतना ही फोर्स जो है, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, वो दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और ये जो आपका फोर्स है ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जिससे क्या है कि जो बॉडी है वो वहीं पर आपकी रहेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ये आपका एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्स का। जितना फोर्स आपने अप्लाई किया एक डायरेक्शन में, ठीक है, उतना ही फोर्स आपका दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, राइट? तो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये आपका केस हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स का, ठीक। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा कि अगर आप फोर्स कोई भी एफर्ट लगा रहे हो और उसमें इनमें से कोई भी चेंज हो रहा है, दैट मींस कि वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना। आप अब मान लीजिए यही है, अब आपने इस पे फोर्स लगाया और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर आप जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो उतना फोर्स उस डायरेक्शन से नहीं अप्लाई हो रहा है, मतलब कि अनबैलेंसिंग है, इसलिए ये आपका मूव हो रहा है। तो इस तरह के जो आपके फोर्सेस हैं वो आपके आएंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट इसमें हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। अब न्यूटन आपने न्यूटन नाम सुना होगा, न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट, है ना। आपने उसकी लोअर क्लासेस में आपने उनकी लोअर क्लासेस में स्टोरीज भी सुनी होंगी न्यूटन की, आपने न्यूटन जो है वाज ए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उनकी आपने एक छोटी क्लासेस में स्टोरी भी होती है, वो आपने सुनी होगी कि वो क्लास से टीचर जो है उनको निकाल देता है ना, और वो जाके एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना, और तभी जो है एक एप्पल जो है उनके पास आके गिरता है। तो उनके दिमाग में ये चीज आती है, उनके माइंड में ऐसी थॉट आता है ना, कि भाई ये एप्पल जो ग्राउंड पे आके क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था। तो फिर
वहीं से उन्होंने जो है उस चीज पे आगे रिसर्च किया, वहीं से वो लेके आए थे ग्रेविटी का कंसेप्ट। तो ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो भी न्यूटन ही लेके आए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि देखिए, अब मोशन जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ लॉज भी हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज कोई भी आपका है तो उसमें कुछ लॉज भी होंगे कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा, है ना। तो वैसे ही आपका लॉज ऑफ मोशन में है। तो पहला लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी continue to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external force is applied on the body to change the state। means कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक आप किसी बॉडी पे एफर्ट या फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक जो वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। दैट इज, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, राइट। अब आपकी मान लीजिए टेबल पे बुक रखी हुई है, तो वो जब तक आप उसको नहीं हटाओगे, जब तक आप उसको वहां से नहीं हटाओगे, एक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो वहीं पे रखी हुई है, राइट। ऐसे ही आपका कुछ भी है, आपके ऐसे ही कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसे ही जैसे कि राइट, ऐसे ही कार है, कार खड़ी हुई, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो वहीं पे खड़ी रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो है ऐसे ही मम्मा आपके घर में फर्नीचर है, सोफा है, कुछ भी है, वो अपनी उसी स्टेट में रहेंगे जब तक कि आप उसमें एफर्ट नहीं लगाते, उसको जो है आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते, उस पर फोर्स ना लगाओ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने फुटबॉल लिया, आपने फुटबॉल में किक मारी, तो फुटबॉल में जब आपने किक मारी तब वो रेस्ट पे थी, जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे, जब तक आप उसमें किक नहीं मारोगे, वो अपनी रेस्ट स्टेट पे रहेगी। जैसे ही आपने उसमें किक मारी, वो मोशन में आ गई, राइट, और वो कंटिन्यू आपकी मोशन में रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वहां पर कुछ इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जब आपकी कोई चीज मूव करेगी तो उसमें फ्रिक्शन भी लगेगा, ग्राउंड के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, फिर आपकी एयर भी है, एयर भी उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो एयर रेसिस्टेंस की वजह से, जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जो है आपकी जो बॉल है वो आपकी रेस्ट में आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर उस पर इस तरह के कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो वो कंटिन्यू आपकी जो है मूव करती रहेगी। तो ये है कि जब तक किसी पे आप फोर्स अप्लाई ना करो, उसकी एक टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट को चेंज ना करने की, ठीक है, राइट। और ये जो उसकी टेंडेंसी और टू नॉट चेंज इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया, ठीक है। यहां पे एक टर्म आती है अब इनर्शिया। It is a tendency of a body not to change its state of motion or rest. It's not change its state of rest or motion unless an external force applied. राइट, कि ये हर एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कुछ भी बॉडी है आपकी, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी उसी स्टेट में रहे, वो प्रीफर करती है कि उसी स्टेट में रहे। ये हर ऑब्जेक्ट की, हर बॉडी की टेंडेंसी होती है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और यही हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो भी यही कह रहा है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, राइट। तो दैट मींस कि दोनों जो है दो जो स्टेटमेंट है वो एक ही हैं,
ठीक है, दोनों का जो स्टेटमेंट से जो हमारा निकल के आता है, जो कंसेप्ट हमारा निकल के आता है वो यही है कि भाई जब तक आप किसी चीज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे उसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो उसी स्टेट में रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हो गया हमारा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। तो इनर्शिया आपका क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ और बाय इट्स ओन। ठीक है, इसमें आप ये चीज जोड़ सकते हैं, बाय इट्स ओन। ठीक है, बाय इटसेल्फ। ठीक है, खुद से वो चेंज नहीं होगी उसकी स्टेट, राइट। अब यहां पर अब आप इनर्शिया जो ये टर्म आई है, अब इसको आप मेजर कैसे करेंगे कि भाई आपने किसी चीज का बताना है कि भाई इस ये मार्कर ये है, इसका इनर्शिया कितना, तो वो मेजर कैसे होगा? ठीक है, तो इनर्शिया को हम मेजर करते हैं मास से। तो इनर्शिया को जो है हम मेजर करते हैं मास से। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर हम किसी बॉडी का इनर्शिया मेजर करना है तो वो उसके लिए हमें उसका मास बताना है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और मास आपको पता हो, वेट पता है आपने, ठीक है। वेट क्या होता है आपका? वेट m इंटू जी। तो यहां पर ये W तो आपका वेट है और ये आपका मास है, मास। और जी आपकी यहां पे होती है, ये जी होता है यहां पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये अभी वैसे आपका ये चीज अभी बाद में हमारी आनी है, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक बता दूं कि देखिए मास और वेट में डिफरेंस इतना है कि जब आप अर्थ पे होंगे तो हम उसको वेट बोलते हैं, और जब आप अर्थ पे नहीं, स्पेस में कहीं होंगे तो वो आपका मास होगा। ठीक है, मास में अगर ग्रेविटी, वेट क्या है कि मास की मल्टीप्लाई अगर ग्रेविटी से कर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो फोर्स अर्थ जो है हमारे ऊपर लगा रही है अपनी तरफ, जब वो अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, तो वो आपका वेट हो जाता है। ठीक है, तो हम मास और वेट में जस्ट इतना डिफरेंस है कि अगर आप अर्थ पे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ वेट। ठीक है, अगर उसकी मल्टीप्लाई आपकी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कर दो, और अगर आप अर्थ से बाहर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मास। ठीक है, तो राइट, तो ये आपका बाहर का कांसेप्ट है, जस्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास की। तो मास यहाँ पे अभी फिलहाल आप वेट को ही लेके चल सकते हैं कि भाई जो आपका मास है इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इट मींस कि भाई कोई ऑब्जेक्ट कितनी हैवी है, कितनी लाइटर है, उस पे आपका डिपेंड करेगा इनर्शिया। देखिए अब ये आपका मार्कर है, हल्का है, आप इसको हल्का सा इसमें फोर्स लगाओगे, ये आपको मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इट मींस कि जो हमें इनर्शिया, जो यहाँ पे इनर्शिया कम है इसका, है ना, इनर्शिया कम है, यानी कि हमें फोर्स यहाँ पे कम अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इनर्शिया क्या है कि भाई जितना ज्यादा फोर्स किस चीज पे अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस कि उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब कि उसका वेट उतना ही ज्यादा होगा, उसका मास उतना ही ज्यादा है, वो उतना ही हैवी है, राइट। तो और आपने देखा भी है भाई, जितना हल्का ऑब्जेक्ट, मान लिया आपके पास एक खाली बॉक्स है, ठीक है, खाली बॉक्स को आपको अगर स्लाइड करना, सरकाना हो तो वो आपके लिए बहुत इजी है, बिकॉज वो क्या है, उसका मास कम है, वो इतना हैवी नहीं है, वो उसका मास कम है। मास कम है तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको कम करना पड़ रहा है, दैट मींस कि उसका जो इनर्शिया है वो भी कम है। अगर उसी बॉक्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें भर दो, कुछ राइट, तो अगर आप उसको ऊपर तक फिल कर दो किसी भारी ऑब्जेक्ट से और फिर आप उसको स्लाइड करने की कोशिश करो, तो ऑब्वियसली या तो वो आपका स्लाइड नहीं होगा, या स्लाइड करने के लिए आपको ज्यादा उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। तो फोर्स आप ज्यादा लगा रहे हो, राइट, फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, दैट मींस कि इनर्शिया आपका ज्यादा है, आपका
आपका जो मास है वो ज्यादा है, राइट। तो मास जितना ज्यादा होगा, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, और उसको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, उसको चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा जो है फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मास, इनर्शिया एंड अ फोर्स they are proportional to each other, right। तो यहाँ पर जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो हम मेजर कर रहे हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। मास जितना ज्यादा होगा वो उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये था आपका इनर्शिया का कांसेप्ट, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। बिफोर गोइंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेट्स, यहाँ पे टर्म आई है दैट इज अवर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये पहले हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है, राइट। जैसे वहां पे इनर्शिया आया था, ऐसे ही यहाँ पर है आपका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो है हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक्चुअली जब आपने देखा होगा कि अगर आपकी जैसे कि आप टेनिस खेलते हैं, राइट, क्रिकेट खेलते हैं, तो टेनिस की बॉल अगर आपको गलती से लग जाए तो उससे आपको चोट नहीं लगेगी, कम लगेगी, है ना, इतना उससे आपको कुछ वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर क्रिकेट की लेदर की बॉल आपको जो अगर गलती से वो आपको लग जाए तो उससे आपको इंजरी हो सकती है, हार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, व्हाई इट विल हैपन, बिकॉज कि जो क्रिकेट की आपकी बॉल है वो टेनिस की बॉल से काफी ज्यादा हैवी है, राइट। तो यहां से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि मास जितना ज्यादा होगा, है ना, वो इट मींस कि मास जितना ज्यादा है उससे जो है उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो जितनी ज्यादा हम देखिए, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होता है अगर वो हमें हिट कर दे तो उसका इंपैक्ट उतना ही हमारे पे ज्यादा होता है, उससे हमारे हार्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, है ना। कोई हल्की चीज हमें मारी जाए तो उससे हमें हार्ट कम होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि हमारा जो इम्पैक्ट है किसी चीज पे वो डिपेंड करेगा मास पे। ऐसे ही हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, मान लीजिए अगर आपका ट्रक है, अगर वो कम स्पीड से भी चल रहा है और अगर सामने से कोई बंदा आ जाए और उसको वो हिट कर दे तो उसको जो है जो इंजरी है वो ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज की ट्रक है उसकी वो हैवी है, मास उसका ज्यादा है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज जो आती है वो है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या कि अगर आपकी कोई हल्की ऑब्जेक्ट भी है, अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है तो वो आपको जो है हर्ट ज्यादा करेगी। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उसका इंपैक्ट जो है उतना ही ज्यादा होगा। सेम आपकी बुलेट होगी, छोटे से साइज की बुलेट किसी भी इंसान की जान तक ले सकती है। तो वहां पर क्या फैक्टर है, वेलोसिटी। उसका मास तो कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो उससे कोई भी इंसान आपका मर भी सकता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, मास एंड वेलोसिटी। मास ज्यादा होगा तो भी इंपैक्ट ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी इंपैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जो है न्यूटन ने एक कंसेप्ट दिया और उसी का नाम था लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम और कुछ नहीं है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको P से डिनोट करते हैं एंड दैट्स इक्वल्स टू m into v। और लीनियर मोमेंटम इज आल्सो योर स्केलर, इज आल्सो योर वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड ऑन वेक्टर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज यहाँ पे ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और इसका इंपैक्ट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी का इंपैक्ट होगा। इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या होगी, देखिए मास की SI यूनिट क्या होती है, kg, राइट। वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड, राइट।
और यहाँ पे देखिए अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो v क्या होगा, 0 होगा। इफ v इज इक्वल्स टू 0, लीनियर मोमेंटम के केस में देखिए इफ v इज इक्वल्स टू 0 देन p इज आल्सो इक्वल्स टू 0, यानी कि लीनियर मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। 0 अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो p भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, राइट। तो दैट इज अबाउट योर लीनियर मोमेंटम। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on the body, and this change always take place in the direction of the applied force, right। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो रही है और आप उसमें धक्का मार रहे हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए अगर आप एक सडन पुश उसमें लगाएंगे, एक अचानक से एक धक्का उसमें मारेंगे, तो जो है कार आपकी मूव नहीं होगी ऐसे और वो वहीं पे रहेगी। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए वही फोर्स अगर आप कुछ टाइम के लिए उस पर लगा रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी आपने क्या किया कि वहां पर क्या है कि उसकी वेलोसिटी आपने चेंज कर दी। वो रेस्ट पे थी लेकिन आपने कुछ टाइम तक उस पर फोर्स लगाया एंड ड्यू टू दैट फोर्स, ठीक है, वो जो है आपकी मूविंग स्टेट में आ गई। तो यहां से हमने क्या कॉन्क्लूड किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या कार का लीनियर मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें एक जो है सुटेबल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा और एक सुटेबल टाइम के लिए लगाना होगा, ठीक है। दोनों फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। force that to be applied for a some suitable time to change its linear momentum, उसका आपने velocity change कर रहे हो, that means कि उसकी आपने momentum change कर रहे हो। velocity change कर दी आपने उसकी velocity change करी, rest state पे थी, अब वो move कर रही है, भले ही बहुत slowly कर रही हो लेकिन वो move कर रही है, आपने उसका और उसकी velocity change करी। velocity change means उसका linear momentum change किया। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, change in linear momentum upon time taken that is directly proportional to the force applied, right। तो ये आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही आपका रेट जो ये आपका यहाँ पे आया द रेट ऑफ चेंज, तो ये द रेट चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, ठीक है, directly proportional to the external force applied on the body, right, and always take place in the direction of the applied force। अब आप जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। और ये लास्ट लाइन जो है, and this change always take place in the direction of the applied force, मीन्स कि जिस डायरेक्शन में आप देखिए, जिस डायरेक्शन में आपने पुश कर रहे हो कार को, जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया उसी डायरेक्शन में आपका लीनियर मोमेंटम चेंज हो, वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में आपकी बढ़ रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका चेंज होगा। तो ये था आपका अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का जो है लीनियर मोमेंटम जो है उसी रेट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो टू द अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स आप उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसी रेट से उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। Now next हमें यहाँ पे क्या करना, that is the mathematical formation of Newton's second law of motion। जो अभी हमने second law of motion जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया, कि जो हमने यहाँ पे अभी second law of motion, Newton's second law of motion यहाँ पे स्टडी किया कि जो the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, तो उसी को हमने मैथमेटिकली जो है उसका फॉर्मुलेशन करना है, फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव करना है, राइट। सो ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला जो हमने अभी जो हमारा डेफिनेशन से निकल गया है वो क्या था कि द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल होता है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड,
राइट। यही हमने यहाँ पे स्टडी किया, दैट्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंजिंग लीनियर मोमेंटम विद टाइम, और वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स अप्लाइड। अब हमें इसे इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, मतलब यहाँ से इसको फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करना है कि व्हाट इट एग्जैक्टली से, राइट। तो यहाँ से हमारा एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला यहाँ से हमारा डिराइव होने वाला है, जो हमें मोस्टली जो है एक मोस्ट पॉपुलर मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला यहाँ से हमारा अभी डिराइव होने वाला है। लेट्स सी कि क्या करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते थे P से, दैट वाज m into v, मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। अब देखिए, अब बात करते हैं हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम की। फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, गाड़ी इनिशियली जो है आपकी रेस्ट पे थी, वेलोसिटी क्या थी, जीरो, वेलोसिटी जीरो है तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो, राइट। फिर आपने कुछ टाइम के लिए एक टाइम पीरियड के लिए एक फोर्स, एक सुटेबल फोर्स अप्लाई किया, उसको आपने पुश किया, राइट, और पुश किया, और जिससे जो है आपकी जो गाड़ी है वो मोशन में आ गई, ठीक है। इट मींस कि वेलोसिटी चेंज हुई तो आपका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी हम यही बात करें, कोई भी बॉडी कि उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है और फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है। तो लेट्स कि हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इसको हम डिनोट करते हैं P1 से, राइट, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और इसको हम मान लेते हैं, लेट द मास विल बी सेम, भाई कोई बॉडी उसका मास तो सेम ही रहेगा, क्या चेंज होगा, राइट। तो अगर तो क्या वहां पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे कि कार है, कार का वेट तो उतना ही है ना, कार का जो वेट है, मास है, वो तो उतना ही है ना, वेलोसिटी चेंज हुई है। तो हम यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं u, कि इनिशियल वेलोसिटी थी u, राइट। m इज अ मास, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं फाइनल लीनियर मोमेंटम, इसको हम डिनोट कर देते हैं P2 से, फाइनल लीनियर मोमेंटम P2, इसको हम मान लेते हैं mv, की फाइनल वेलोसिटी है आपकी v, राइट। तो यहां पर जो है आपका m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और v है आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, राइट। जो भी आपकी बॉडी, कार है, कुछ भी है, राइट। अब हमें क्या करना है, द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, राइट। तो ये इक्वेशन हम मान लीजिए 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2, ठीक है। तो द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी इट मींस P2 माइनस P1, राइट। चेंज क्या होगा कि अगर फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम हम माइनस कर दें, ठीक है, P1 माइनस P2, व्हाट डज इट मीन कि mv माइनस mu, राइट। अब यहां पर m इज कॉमन, मास इज कांस्टेंट, तो यहां पे हमारा आ जाएगा v माइनस u, राइट। तो ये हमारे यहां पर आ गया इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन थर्ड आ गई। नेक्स्ट हमने यहां पे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम upon change in linear momentum upon time taken, right।
तो यहाँ पर हमारा रेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है, व्हाट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, mv माइनस u अपॉन टाइम टेकन दैट इज t। अब यहाँ पे आप देखिए अपॉन t, अब यहाँ पर आप देखिए v माइनस u अपॉन t, आपको कुछ याद आया क्या था, चेंज इन, व्हाट इज दिस, v माइनस u अपॉन t दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम अपॉन टाइम टेकन। कुछ याद आया क्या है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था कि द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, राइट, तो यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, m into a, because a is equals to v minus u upon t। एक्सेलरेशन है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से हमारा चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आया हमारा ma, राइट, इक्वेशन 4। अब देखिए, अब आ गई है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, right? That means rate of change in linear momentum क्या है आपका, m में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ma, right? ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, f से, इज डायरेक्टली, या दैट मींस कि ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, राइट। रेट इक्वेशन 4 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट्स इक्वल्स टू ma, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, दैट फोर्स को डिनोट करते हैं f से, राइट। या हम यहां से कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, राइट। अब यहां पे देखिए कि जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ये एक रूल है, एक लॉ है कि भाई जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से रिमूव होगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, इक्वल, जब भी यहां पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल जब आएगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, यहां पे उस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं k, राइट। एक कांस्टेंट होगा, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ से हमारा आ गया f is equals to kma, राइट। अब हमने ये कांस्टेंट के लिए क्या करना है, अब k की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि फोर्स की यूनिट क्या लेके चल रहे हैं, राइट। अगर k की वैल्यू डिपेंड करेगी f पे, यानी कि इट मींस अगर हम कहें if f is equals to 1 when mass is equals to 1 and acceleration is also equals to 1, यानी that means कि अगर आपका मास 1 kg जो भी आप ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं और एक्सेलरेशन भी आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपका फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। इससे हमारा क्या निकल के आता है कि F is that unit force that will produce 1 unit of acceleration in a body of 1 unit mass, राइट। यूनिट फोर्स के लिए अगर हम बात करें देन क्या होगा, अगर ये सब वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे 1 हो जाएंगी, राइट, तो क्या होगा कि k भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे k is also equals to 1, और यहां से हमारा निकल के आएगा F is equals to ma, राइट, और यहां से हमारा निकल के आएगा फोर्स इज इक्वल्स टू ma, जब k की वैल्यू हमारी 1 यहां पे हम रखेंगे, यहां से जो हमारा फोर्स आएगा दैट्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा यहां से मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन निकल के आता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। द force applied on a body, acting on a body, is the product of the mass of the body
and the acceleration of the body, ठीक है, F is equals to mass into acceleration, that is the most important formula, right? अब यहाँ से हम बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पे फोर्स की यूनिट हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट अगर आप यहाँ से देखें, फोर्स की यूनिट क्या होगी, मास किसमें आपका केजी एसआई यूनिट, राइट, और जो आपका एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट क्या है आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमारा अगर हम बात करें तो यहां से हमारी फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको बिकॉज ये जो लो है, ये जो आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। तो यहाँ हमने जो इसकी फोर्स की यूनिट है ये हम लेके फोर्स की जो यूनिट है वो लेके चलते हैं न्यूटन, राइट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and it is represented by n. So Newton is the SI unit of force and it is a vector quantity, right? Vector quantity, right? Because mass is a scalar quantity but acceleration is a vector quantity. That's why force is also a vector quantity and the direction of force is the same as the direction of acceleration. Acceleration की जो direction होगी force की direction भी वही होगी, right? तो 1 Newton force is that force that produced an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg. जो यहाँ पे some application of Newton's second law of motion कि ये हमारा डेली लाइफ में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के कुछ एग्जांपल एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो पहला यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट यू सी इन द क्रिकेट, राइट, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। यहां कैसे आपने देखा होगा कि जब भी बॉलर आपने देखा होगा जब भी जो प्लेयर है जब वो बॉल कैच करता है, राइट, तो कैच करते हुए वो क्या करता है कि अपने हैंड्स को जो है थोड़ा डाउन करता है कैच करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो ऊपर कैच कर रहा है, राइट, कैच करने के लिए अपने हैंड्स को थोड़ा डाउन करता है। कि वो हैंड्स डाउन क्यों करता है, आपको पता है कि जो आपकी क्रिकेट बॉल है दैट इज हैवी और जब वो पूरी वेलोसिटी के साथ आएगी तो ऑब्वियसली जब आप उसको रोक रहे हो तो उसको रोकने के लिए आपको उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा आपके हैंड पे जब आप उसको रोकोगे, ठीक है। तो क्या है कि उस टाइम को तो क्या है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए उसकी वेलोसिटी को, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉल नीचे आ रही है, राइट, जैसे ही आपकी बॉल नीचे आ रही है दैट मींस कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर आप उसको पहले ही पकड़ लोगे तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे डाउनवर्ड आ रही है वैसे वैसे इट मींस कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो आप जो है बॉल की वेलोसिटी को टाइम दे रहे हो कम होने के लिए, राइट। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रही है वेलोसिटी कम हो रही है तो आप जो है उसको ऊपर न पकड़ के हाथ नीचे करके जब वो नीचे थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ी इसकी वेलोसिटी कम हो जाए तब आप उसको कैच कर रहे हो, राइट। तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। दैट मींस कि आपका जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, v माइनस u अपॉन t, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि p2 माइनस p1 ये क्या है आपका, राइट, ये क्या है v माइनस u अपॉन t, राइट। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, m v माइनस u अपॉन t और वी कैन से m इनटू a v माइनस u अपॉन t, राइट। तो वेलोसिटी आपकी कम हो रही है तो राइट, तो आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, राइट। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अप्लाइड। तो आप चाहे बॉल को ऊपर पकड़े या नीचे पकड़े मास तो उसका सेम रहने वाला है, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी कम हो रही है द चेंज इन द, राइट, तो जब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है v फाइनल वेलोसिटी आपकी जब धीरे धीरे कम हो रही है, राइट, तो एक्सेलरेशन भी आपका कम हो रहा है, राइट। तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी आपका कम होगा और टाइम आपका
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये जो है टी आपकी टी की वैल्यू इंक्रीज होगी और वी आपकी कम हो रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो क्या है कि आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, दैट मींस कि आपको कम फोर्स अप्लाई करना होगा उसको रोकने के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाई द प्लेयर डाउनवर्ड्स हैड टू कैच अ क्रिकेट बॉल, राइट। अनदर एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल हम यहां पे लेके चल सकते हैं, दैट इज हाई जंप में। हाई जंप में कैसे, आपने एथलीट को देखा होगा कि जब वो लॉन्ग जंप लगाते हैं तो दूसरी साइड में या तो आपके कुशन्स के बैट्स होते हैं या वहां पे रेत होता है, सैंड होता है, वहां पे सैंड बैट या कुशन बैट्स जो लगाए गए होते हैं वो भी किस लिए होते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट विल रिड्यूस टू जीरो, राइट। कि एकदम अगर एकदम सडनली अगर वो मतलब ग्राउंड के ऊपर अगर वो कूद रहा है हाई जंप में तो एकदम से क्या होगा कि उस जो बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा है, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा उसको रोकने के लिए, वो भी आपको ज्यादा लगेगा, मतलब कि उसको जो है हर्ट ज्यादा होगा। ठीक है, आपका सैंड या कुशन पैड उस साइड में है तो क्या है कि जब वो यहाँ पे तो डायरेक्टली वो ग्राउंड पे टच नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम मिलेगा जिससे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी वो जीरो पे रिड्यूस्ड हो, है ना। ठीक है, तो वहां पे वो टाइम पीरियड बढ़ा रहा है जिसमें वेलोसिटी आपकी जीरो हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जब आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो क्या है, टाइम ड्यूरेशन जब आपकी बढ़ रही है तो लीनियर मोमेंटम कम होगा, लीनियर मोमेंटम कम हो रहा है कि दैट मींस कि आपको फोर्स भी कम लगेगा और राइट, तो आपका उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो भी कम पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हाई जंप में उस टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम वहां पे कुशन पैड्स या जो सैंड पैड्स वहां पे बिछाते हैं, राइट। तीसरा जो एप्लीकेशंस है वो है हमारा सीट बेल्ट्स में, सीट बेल्ट्स या सेफ्टी बेल्ट्स इन कार्स, राइट। सेफ्टी बेल्ट्स इन कार, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सेफ्टी बेल्ट में कैसे ये जो आपका लॉ है ये कैसे अप्लाई हो रहा है कि सडनली किसी इंसिडेंटल केस में सडनली आपको वहां पे ब्रेक लगाने पड़ेंगे तो क्या होगा कि फुल स्पीड में आप कार में जा रहे हैं, राइट, वेलोसिटी ज्यादा है यानी कि लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आप कार के अंदर बैठे तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी ज्यादा होगा, लेकिन एकदम सडनली जब कार एकदम से स्टॉप हो गई ब्रेक लगने पे तो क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम सडनली आपका रिड्यूस टू जीरो, राइट। एकदम से आपका लीनियर मोमेंटम जीरो हो रहा है इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। जैसे आपका ब्रेक अप्लाई हुआ तो जो पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो वो क्या होता है कि एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एकदम से जाते हैं, उससे क्या है कि इंजर्ड होने का जो है चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो ये जो आपका जो बेल्ट है वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको जो है रिड्यूस करती है, उसको जो है जो स्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपका मोशन हो रहा है राइट उसको स्लो करती है, टाइम पीरियड को इंक्रीज करती है। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है दैट मींस कि आपका लीनियर मोमेंटम वहां पर कम हो रहा है, तो वहां पे जो अपनी सीट बेल्ट्स हैं वो एज ए सेफ्टी बेल्ट्स वहां पे आपका काम करती हैं, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जहां पे आपका न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो वहां पर अप्लाई होता है, राइट। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये क्या है, देखिए कि राइट कि आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे है ये देखते हैं। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आया था वो कहता है F फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब यहां पर हम अगर एक्सेलरेशन क्या है आपका v माइनस यू अपॉन टी, यही था ना, v माइनस यू अपॉन टी द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, v ये इस मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई इधर mv माइनस mu, राइट। मान लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाइड नहीं हो रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, राइट, राइट। तो यहां पर अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, राइट, और आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी और आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही था कि when there is no external force there will be no change in the state of a body। अगर कोई चीज रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज मोशन में है बॉडी वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता।
ये एकदम, तो यहाँ पर हम यही लेके चल रहे हैं। अगर इस केस में जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें अगर आपका फोर्स जीरो हो जाता है तो क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई करेगी, राइट? वही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो फोर्स हमने यहाँ पे ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट? तो ये आपका जीरो हो गया, दैट मींस mv माइनस mu इज इक्वल्स टू जीरो। मास आपका जो है वो आपका क्या है, कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेंगे, राइट? यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में तो जीरो हो जाएगा, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू जीरो और v इज इक्वल्स टू u। तो यहाँ हमारे पास जो निकल के आया कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी। व्हाट डज इट मींस? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि बॉडी आपकी रेस्ट पे है, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपकी जीरो ही होगी। मतलब कि वो जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहेगी, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है एक होने का मतलब क्या है कि अगर ये u जीरो है तो v भी आपका जीरो रहेगा, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, यानी कि जीरो रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी अगर फोर्स आपका जीरो हो गया, राइट? अगर आपकी बॉडी मोशन में है, अगर आपकी बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो जो है उसी वेलोसिटी से आपकी मूव करती रहेगी जब तक कि उस पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक? तो ये यहां से हमारा सेकंड लॉ से हम वेरीफाई होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? इसी फॉर्मूले में अगर हम F को इक्वल रखें तो यहीं से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा।